Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, this is lecture number second from entomology, and today topic for discussion is insects exoskeleton as well as insects endoskeleton. No doubt के insect के अंदर जो prominent skeleton है वो कौन सा है, exoskeleton है. तो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो रहने वाली है वो exoskeleton से मुतल्लिक ही रहेगी, लेकिन एंडोस्केलेटन भी कुछ इंसेक्ट्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और एंडोस्केलेटन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं ना, तो एक बात तो क्लियर है कि जब एग स्टेज के अंदर होता है ना, यानी कि जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है इंसेक्ट या कोई भी, तो डियर फ्रेंड्स 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी। एक जर्मिनल लेयर होगी जिसको हम नाम देंगे बाहर वाली साइड पे एक्टोडर्म, फिर एक जर्मिनल लेयर होगी मेसोडर्म, और देन अंदर वाली साइड पर क्या चीज पाई जाएगी, एंडोडर्म पाई जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं ना इनके एक्सोस्केलेटन की, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो हमेशा कहाँ से डेवलप होगा, एक्टोडर्म से डेवलप होगा। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम, या फिर बनेगा कहाँ से बनेगा, एक्टोडर्म से बनेगा। और असल में कोई ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो शेल्स वगैरह की फॉर्म के अंदर मौजूद है। यानी कि जैसे आर्थ्रोपोडा के बाकी मेंबर्स होते हैं ना, उनके अंदर शेल्स पाए जाते हैं, खोल पाए जाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जैसा कि स्नेल्स ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना शेल लीव कर देता है। तो इंसेक्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है ना वो कुछ इस तरह का नहीं होता, बल्कि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो असल में इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है। इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है डियर फ्रेंड्स, वो असल में क्या है, इंसेक्ट की ही बॉडी वॉल जो होती है उसी को उसका क्या कहते हैं, हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। अब जो बॉडी वॉल होती है ना डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने हेडिंग क्या लिखनी है, आपने कहना है जी इंसेक्ट बॉडी वॉल। और इंसेक्ट बॉडी वॉल की हेडिंग लिखने के बाद आपने कहना है कि इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल होती है हम उसको एक स्पेशल नेम देते हैं और हम उसको कहते हैं दिस वन इज नोन एज इंटेगुमेंट्स। क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देंगे इंटेगुमेंट्स का नाम देते हैं, इंटेगुमेंट्स। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये जो इंटेगुमेंट है ना, इसी इंटेगुमेंट का ही नेम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लफ्ज क्या लिखूंगा, आर, और इसी को हम बेटा क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। तो होप सो आपको पता चल गया कि एक्सोस्केलेटन और इंटेगुमेंट जो है वो एक ही चीज है, और ये इंसेक्ट की जो बॉडी वाल है उसी को हम नाम देते हैं, कोई ये डिफरेंट चीज नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम डियर फ्रेंड्स इस बॉडी वाल की बात करते हैं ना, मेन कहानी बॉडी वाल से स्टार्ट होनी है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास ये अराइज होता है कि जो बॉडी वाल होती है ना इंसेक्ट की बॉडी वाल असल में ये 2 लेयर्स पर आप कह लें कि मुश्तमिल होती है। एक जो लेयर होगी वो हमारे पास डियर फ्रेंड होगी इनर, और दूसरी जो लेयर होगी वो होगी आउटर। तो आपने कहना है कि इनर सेलुलर लेयर, देखें लफ्ज है इनर सेलुलर लेयर। अब इनर सेलुलर लेयर का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इनर सेलुलर लेयर का एक बात तो कंफर्म है कि अंदर की जानिब ये लेयर होगी। अब सेलुलर लेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड होता है ना इंसेक्ट की बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो असल में इस लेयर के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज अ इनर सेलुलर लेयर। और जो दूसरी लेयर होगी उसको हम क्या नाम देंगे, आउटर नॉन सेलुलर, यानी कि जो बाहर वाली होगी लेयर उसके साथ बॉडी फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आउटर नॉन सेलुलर, आउटर नॉन सेलुलर लेयर का नाम देंगे। यहां तक होप सो पता चल गया आपको। तो सबसे पहली बात कि जो एक्सोस्केलेटन है उसी को इंटेगुमेंट्स का नाम देंगे, वही उनकी बॉडी वाल होगी। वो बॉडी वाल बेसिकली मुश्तमिल होगी इनर सेलुलर लेयर में और आउटर नॉन सेलुलर लेयर में। अब जो इनर सेलुलर लेयर होगी उसको हम एक और नाम देते हैं, और दैट्स नेम इज द एपिडर्मिस। क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देते हैं एपिडर्मिस का। और जो बाहर वाली साइड पर होगी उसको हम एपिडर्मिस नहीं बुलाएंगे, बल्कि हम उसे कहेंगे क्यूटिकल का। क्या नाम देंगे, क्यूटिकल, जो कि बहुत ही जरूरी तय है। एपिडर्मिस और दूसरी लेयर कौन सी आ गई, क्यूटिकल आ गई। इज दैट क्लियर। जो एपिडर्मिस होती है ना, ये एपिडर्मिस अंदर वाली साइड पे पाई जाएगी। आपको डायग्राम की मदद से भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी नोट्स बना लें, थ्योरी देख लें, और ये देखिए कि चीजें काम कैसे करनी है यहाँ पर। सबसे पहले अंदर वाली साइड पर जो लेयर होगी ना, दैट्स नेम इज अ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अब काम क्या होते हैं, क्योंकि जो क्यूटिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है और उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको बाद में देखते हैं, पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं। देखिए, एपिडर्मिस का पहला जो काम होता है ना, इसी का काम है क्यूटिकल को सक्रीट करना। यानी कि जो बाहर वाली लेयर है ना, जिसको आप नाम क्या देते हैं, क्यूटिकल, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी क्या करती है, शाइन करती है। तो क्यूटिकल की जो सक्रीशन है, इसकी जो सक्रीशन का काम होगा वो आपने समझ आना है कि वो किसके पास होगा, एपिडर्मिस के पास होगा। ये होगा पॉइंट नंबर 1।
सेकंड पॉइंट होता है डियर फ्रेंड्स, जब एक्सोस्केलेटन ओल्ड हो जाता है ना, तो ओल्डिंग के प्रोसेस यानी कि एक्सोस्केलेटन को शेड करने के लिए एक प्रोसेस होता है, हम उसको नाम देते हैं एक्डाइसिस का। अब ये जो एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है ना, एक्डाइसिस के प्रोसेस के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है जो मोस्टली तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको हम नाम देते हैं एक्डाइसोन। या फिर इसके अलावा और भी कुछ जो इंसेक्ट्स हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट हार्मोन इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो एक्डाइसोन हार्मोन है, इसको जो सिक्रीट करने का जो काम है वो भी किसका होगा, वो भी हमारे पास डियर फ्रेंड्स एपिडर्मिस का होगा। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ओल्ड जो स्केलेटन है, कौन सा स्केलेटन, ओल्ड जो क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन है उसको डाइजेस्ट करने का, ओल्ड क्यूटिकल को पहली बात डाइजेस्ट करने का, ओल्ड क्यूटिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये काम किसका होगा, आपने कहना है दैट्स वर्क इज ऑफ एपिडर्मिस। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा, अगर हम बात कर लें डियर फ्रेंड्स एपिडर्मिस की, तो ये जो जख्म वगैरह होते हैं उनको रिपेयर करने में भी इसका काफी हद तक रोल होता है, तो वाउंड रिपेयरिंग। इज दैट क्लियर? वाउंड रिपेयरिंग। और एक आखिरी चीज और बात खत्म करते हैं, वो ये है कि डियर फ्रेंड्स ये सरफेस लुक प्रोवाइड करती है। सरफेस लुक का मतलब कि जो कंप्लीट आपको शेप प्रोवाइड कर रही है एक इंसेक्ट के बारे में, उसकी बॉडी कैविटी को या बॉडी वाल को, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपको यही एपिडर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी क्यूटिकल इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा एपिडर्मल जो लेयर है सेल्स की वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्यूटिकल है ये भी असल में कहाँ से अराइज होगी, एपिडर्मल से ही अराइज होगी। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम जरा चलते हैं अगला क्यूटिकल की जानब जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्यूटिकल तो इट इज आउटर एंड नॉन सेलुलर लेयर। तो पहला पॉइंट जैसा कि हमें पता ही है कि ये आउटर नॉन सेलुलर लेयर है, तो हम टाइम जाया नहीं करते इसको लिखने में। लेकिन आपको जो दूसरी लाइन लिखनी है वो ये है कि ये 3 सब लेयर पर मुश्तमिल होती है। 3 सब लेयर पर क्या होती है ये डियर फ्रेंड्स, मुश्तमिल होती है। अब 3 सब लेयर कौन सी होती हैं जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होती है? उनमें से डियर फ्रेंड्स जो पहली लेयर होगी उसका नेम होता है एंडोक्यूटिकल। फर्स्ट नेम इज एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल। अब डियर फ्रेंड्स अगर एंडोक्यूटिकल की बात करते हैं तो आपने कहना है कि अगर हम इसकी बाकी जो 2 लेयर्स बचती हैं, देखिए क्यूटिकल की 3 लेयर्स है ना, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एपीक्यूटिकल। दोबारा से एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल। चलें डायग्राम बना ही लेते हैं, डायग्राम से अच्छे से समझ आएगी चीजें। तो डियर फ्रेंड्स सबसे नीचे वाली साइड पर इस तरह से आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ। आपने फौरी तौर पे समझ जाना है कि ये जो सेल्स होंगे, नो डाउट इट इज अ एपिडर्मिस। इज दैट क्लियर? अब ये जो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, एपिडर्मिस के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे यहाँ तक का जो रीजन होगा, इसको आपने कहना है कि दिस वन इज नोन एज एंडोक्यूटिकल। अब इस एंडोक्यूटिकल के ऊपर वाली साइड पे जो रीजन प्रेजेंट होगा, उस रीजन का नेम क्या होगा, दिस वन इज नोन एज एक्सोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। और इस एक्सोक्यूटिकल के ऊपर वाली साइड पे डियर फ्रेंड यहाँ पे ये चीज जो है, ये ब्लू के अंदर जो आप लोग देख रहे हो, दैट्स नेम इज अ एपिक्यूटिकल। इज दैट क्लियर? तो होप सो आपको लेयर समझ में आ गई है कि कौन कौन सी लेयर कौन कौन सी है। तो सबसे नीचे एपिडर्मिस, देन हमारे पास एंडोक्यूटिकल, देन एक्सोक्यूटिकल, देन एपिक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल को अगर हम बाकी लेयर से कंपेयर करते हैं ना, यानी कि एक्सो से और एपिक्यूटिकल से कंपेयर करते हैं, तो ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। इट इज अ थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर एज कंपेयर टू अदर, एज कंपेयर्ड टू अदर्स। ये हो गया पहला पॉइंट। ओके जी, अब हम बेटा यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो लेयर होती है आखिर ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, इसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत जरूरी है। ये मिलके बनी होती है असल में काइटिन से, और साथ में एक और प्रोटीन होती है, दैट्स नेम इज आर्थ्रोपोडीन। आर्थ्रोपोडीन ये एक और प्रोटीन है जिससे ये मिलके बनी हुई होती है। इज दैट क्लियर? और ये जो लेयर होती है डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि ये कलरलेस होगी। इट इज अ कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, और सॉफ्ट होती है एंड फ्लेक्सिबल भी, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, दैट इज अ एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल के मैंने कहा कि बिल्कुल ऊपर ये एंडोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल।
क्यूटिकल। इसके बिल्कुल ऊपर ये कौन सी है, एक्सो क्यूटिकल। तो डियर फ्रेंड्स एक्सो क्यूटिकल लिखते हैं। अगर हम एक्सो क्यूटिकल की बात करते हैं ना, तो एक्सो क्यूटिकल आपने कहना है कि आउटर लेयर है और ये मच थिकर होती है विद द कंपोजिशन ऑफ कार्टिन एंड स्क्लेरोटिन। क्या मैंने बात की, मैंने आपको पहली बात तो ये कहा कि ये एक आउटर लेयर है, जो कि डायग्राम से पता चल रहा है कि आउटर लेयर या आउटसाइड टू द एंडोक्यूटिकल। और दूसरी आपने बात क्या करनी है, आपने कहना है कि ये भी मच थिकर होगी, ठीक है, अच्छी खासी होगी। और इसकी जो मच थिकर होने की रीजन है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में डियर फ्रेंड्स हम अगेन लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली कंपोजिशन में भी काइटन था, इधर भी काइटन आ गया, लेकिन उधर आर्थ्रोपोडीन था, यहां पर हम एक और प्रोटीन ऐड करेंगे, दैट्स नेम इज स्क्लेरोटीन। ठीक है, स्क्लेरोटीन पाई जाती है इस प्रोटीन, ये प्रोटीन पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और आपने कहना है कि इसका जो कलर होगा, ऊपर हमने कहा ये कलरलेस है, लेकिन इसका ये क्या होगा, डार्क कलर होगा। इसका कलर क्या होगा, डार्क कलर होगा, डार्क कलर। और आपने यहाँ पे लिखा था कि ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो एक्सोक्यूटिकल होती है वो रिजिड होती है, इट इज अ रिजिड वन स्ट्रक्चर। अब आते हैं तीसरी लेयर के बारे में, और तीसरी जो लेयर है वो है हमारे पास डियर फ्रेंड्स एपीक्यूटिकल। अब ये जो एपीक्यूटिकल ये मजीद लेयर्स में डिवाइड होती है, ये मजीद 5 लेयर में डिवाइड हो जाएगी। एपीक्यूटिकल इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये वाली ऊपर वाली, ये जो ब्लू के अंदर है, ये आपके पास क्या है, एपीक्यूटिकल है। ये मजीद 5 लेयर में डिवाइड होगी। अब आपने कहना है कि जो एपीक्यूटिकल होती है ना, एपीक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होगी, जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, पतली होती है, दुबली पतली। आउटर मोस्ट लेयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थिन होगी, थिक नहीं होगी, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, थिन आ गया। तीसरा पॉइंट यहां पर ये आ गया कि पोर कैनाल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। पोर कैनाल्स इज प्रेजेंट, पोर कैनाल्स, ये आपको बताते हैं ये क्या चीज है। पोर कैनाल प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में ये प्रेजेंट होती हैं और ये हेल्प करती हैं इन द डेपोजिशन ऑफ एपीक्यूटिकल के अंदर। यहां तक बात क्लियर हुई आपकी? यहां तक बात क्लियर है डियर फ्रेंड्स? अब ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना, एपिडर्मल सेल्स में यहाँ पर एक स्पेशल किस्म के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जिनको मेंशन किया गया है आपके सिलेबस के अंदर है, दैट्स नेम इज ट्राइकोजन सेल्स। ट्राइकोजन cells. Tricogen cells are actually the modified epidermal cells that secretes the, जो कि secretion रिलीज करते हैं। और वो जो secretion होगी वो क्या काम करती हैं, वो असल में जो एपिक्यूटिकल होती है ना उसको डिसोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, डक्ट होंगे। यानी कि सपोज डैट कि यहाँ तक ये नीचे वाली साइड पर डियर फ्रेंड एक मौजूद है हमारे पास एक ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड बाहर की जानिब इस तरह से ओपन होगा विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट। किसकी मदद से ओपन हो रहा है, डक्ट की मदद से ओपन हो रहा है। यानी कि ये बेटा ये चलता जाएगा इस तरह से एक्सोस्केलेटन आगे की जानिब, इसकी लेयर्स भी ऐसे कंटिन्यूसली होती रहेंगी। और इन लेयर्स के बीच में अगर आप ये देखें तो ये आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक आपको कैनाल देखने को मिल रही है, और इसको हम क्या नाम देंगे, पोर कैनाल का नाम देंगे, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो एपीक्यूटिकल है वो किस तरह से 5 लेयर्स में मजीद डिवाइड की गई है। तो इसको ज़रा इस साइड पर लिख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनर मोस्ट लेयर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होगी दैट्स नेम इज द वैक्स लेयर। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, वैक्स लेयर होगी। अब ये जो वैक्स लेयर होगी इसके बाहर वाली साइड पर एक लेयर पाई जाएगी, ठीक है, आउटर लेयर। वैक्स लेयर के बाहर वाली साइड पर कौन सी लेयर होगी, इसको नाम देंगे आउटर लेयर का नाम देंगे। इस आउटर लेयर के बाहर वाली साइड पर जो चीज पाई जाएगी उसे हम नाम देंगे क्यूटिक्यूलिन, क्यूटिक्यूलिन का नाम देंगे। ये आ गई तीसरी। वैक्स लेयर सबसे अंदर, उससे बाहर आउटर लेयर, उससे बाहर क्यूटिक्यूलिन, उसके बाहर डियर फ्रेंड्स अगेन पाई जाएगी वैक्स लेयर, वैक्स लेयर। और फिर सबसे आउटर मोस्ट होगी सीमेंट लेयर। ये चीज नहीं भूलनी आपको, सीमेंट लेयर। तो डियर फ्रेंड्स ये जो सीमेंट लेयर होती है ना, इट इज द आउटर मोस्ट, आउटर, और वो ऊपर जो लिखी गई है वो हमारे पास होगी इनर। अब ये जो सीमेंट लेयर होती है, सीमेंट लेयर को क्यूटिकोलिन के साथ जो मिलाने का काम होगा वो आपने कहना है कि वो किसका होगा, ये वैक्स लेयर इसका होगा। इसी तरह से अगर हम बेटा बात कर लेते हैं, देखें सबसे बाहर वाली को थर्ड वाली के साथ मिलाने का काम है वैक्स लेयर का। इसी तरह से ये 3 लेयर्स आपस में मिल जाती हैं।
अब उसके बाद क्या होगा, जो क्यूटिकुलिन है और आउटर लेयर है, इसको मजीद अटैच एक्सोक्यूटिकल के साथ अटैच करवाने का काम किस वैक्स लेयर का होगा, ये वाली जो वैक्स लेयर है वो इसका काम होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो एपिक्यूटिकल है वो मजीद कितनी लेयर्स में डिवाइड होता है, 5 लेयर में डिवाइड होता है। ये चीज आपको नहीं भूलनी। एपिक्यूटिकल डिवाइड्स इनटू 5 लेयर्स, और 5 लेयर्स ये आपको याद रखेंगे, वैक्स लेयर, आउटर लेयर, क्यूटिकोलिन, वैक्स लेयर और अगेन सीमेंट लेयर का जिक्र आ जाएगा। अब हम जरा मजीद डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, और उन प्रोटीन्स के बारे में जिक्र करेंगे कि जो असल में हमने स्केलेटन के अंदर पाई जाती हैं। फिर हम एंडोस्केलेटन की तरफ फौरी भाग जाएंगे। तो होप सो आपने नोट कर लिया, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं, काम आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो मेन हमारे पास प्रोटीन है ना, जो हमने अभी तक पढ़ी है लेयर्स के अंदर, वो है हमारे पास, जल्दी से बोलिए हरियप, हमने 2 लेयर्स में पढ़ी है वो, एंडोक्यूटिकल के अंदर और एक्सोक्यूटिकल के अंदर। जल्दी से बताइए नाम क्या उसका। उसका नेम है हमारे पास काइटन, दैट्स नेम इज काइटन। वैसे तो काइटन आप लोग पढ़ते हो कि काइटन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द फंजाई, बट वो बहुत पुरानी चीज़ होगी, बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें जो काइटन के बारे में सीखना है वो ये है कि जो काइटन होता है, इट इज एक्चुअल द मेन कंपोनेंट ऑफ क्यूटिकल। मेन काइटन इज मेन कंपोनेंट ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल का मेन कंपोनेंट होता है। सेकंड चीज आपको ये भी याद रखनी है कि डियर फ्रेंड्स, ये असल में पॉलीमर होता है NAG का, ये NAG का पॉलीमर है। अब व्हाट इज NAG? NAG स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोज, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो ये इसका डियर फ्रेंड्स क्या होता है, पॉलीमर होता है। और ये आपको जो काइटिन है इसके बारे में ये भी चीज याद रखनी है कि इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होता, इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होगा। और यही वो डियर फ्रेंड्स केमिकल होता है जो कि जो बॉडी होती है ना इंसेक्ट की, उसको शाइनिंग लेयर देता है, शाइनिंग लुक देता है। बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, शाइनिंग लुक प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं अगली प्रोटीन के बारे में। अगली प्रोटीन हमने पढ़ी थी कि इसी लेयर के अंदर, एंडोक्यूटिकल के अंदर, सेकंड जो प्रोटीन थी, दैट्स नेम इज आर्थ्रोपोडीन। वेरी गुड, याद रखिए इसको, आर्थ्रोपोडीन। ये वेरी गुड उन बच्चों के लिए था जो अच्छे से लेक्चर ले रहे हैं और जिनको साथ के साथ याद हो रहा है। आर्थ्रोपोडीन ये भी डियर फ्रेंड एक आप कह लेंगे सर्कुलर प्रोटीन की लेयर होती है। आर्थ्रोपोडीन इज सर्कुलर प्रोटीन लेयर, सर्कुलर प्रोटीन लेयर। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये भी वाटर इनसोल्युबल होते हैं, सर्कुलर प्रोटीन लेयर एंड वाटर इनसोल्युबल, वाटर इनसोल्युबल। चलें जी, अब हम बात करते हैं तीसरी, दैट्स नेम इज स्क्लेरोटीन। स्क्लेरोटीन, स्क्लेरोटीन कहाँ से आ गया, याद करिए, याद करिए, हरियप हरियप। जो एक्सोक्यूटिकल पढ़ा था उसमें एक काइटिन था और फिर क्या था, स्क्लेरोटीन था। तो ये वहां से है स्क्लेरोटीन। स्क्लेरोटीन भी सर्कुलर प्रोटीन होगी और इसकी भी जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो सेम एज इट इज आप आर्थ्रोपोडीन की लिख दें। लेकिन आर्थ्रोपोडीन में एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि काइटिन जो होती है वो इनसॉल्युबल है, लेकिन आर्थ्रोपोडीन जो होती है ये सॉल्युबल होती है। इज दैट क्लियर? इसको एक्यूरेट कर ले, आर्थ्रोपोडीन सॉल्युबल होती है, लेकिन जो स्क्लेरोटीन होती है ये आपने कहना है कि ये सर्कुलर प्रोटीन तो है लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, सर्कुलर प्रोटीन एंड इन सोलुबल इन वाटर, ये बेसिक डिफरेंस है स्क्लेरोटीन के अंदर और आर्थ्रोपोडीन के अंदर। अब आखिरी एक बात कर लेते हैं, रेजिलिन। रेजिलिन डियर फ्रेंड्स, ये जो रेजिलिन होती है इट इज एक्चुअल द इलास्टिक प्रोटीन। रेजिलिन इज इलास्टिक प्रोटीन एंड सर्कुलर इन नेचर, एंड सर्कुलर इन नेचर, जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी किसको, एक्सोस्केलेटन को, क्योंकि जब इंसेक्ट ने फ्लाई करना है या मूव करना है तो उस वक्त एक्सोस्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर पाया जा रहा है तो उसको इलास्टिसिटी भी तो मिलनी चाहिए, वो रेजिलिन का काम होगा। और ये स्पेशली उन हिस्सों पे पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि विंग्स रीजन्स ऑफ इंसेक्ट। इसके ऊपर MCQ समटाइम बन जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर?
तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ तक आपका जो एक्सोस्केलेटन है वो कंप्लीट होता है। इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम एंडोस्केलेटन स्टार्ट करते हैं। पॉज करके नोट कर लें इसको, हरी अप। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स के एंडोस्केलेटन के बारे में। इंसेक्ट्स एंडोस्केलेटन, अगर हम इंसेक्ट के एंडोस्केलेटन की बात करते हैं ना, तो नो डाउट जो एंडोस्केलेटन होता है, अगर आप इंटरनेट पे गूगल वगैरह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक करेंगे ना वहाँ पे, तो आपको मे भी वहाँ पे नज़र आ जाए कि जो एंडोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एंडोस्केलेटन होता है ना वो एब्सेंट नहीं होता, उनमें समटाइम प्रेजेंट होता है, समटाइम प्रेजेंट होता है। और ये जो एंडोस्केलेटन है इसका असल में ओरिजिन क्या होता है? अगेन वही बात, इंसेक्ट्स हैं। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो तीन जर्मिनल लेयर्स। तीन जर्मिनल लेयर्स में से कौन सी जर्मिनल लेयर है जो एंडोस्केलेटन बनाती है? दैट इज द एंडोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म असल में क्या बनाएगी? एंडोस्केलेटन बनाती है। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम एंडोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो आपने कहना है कि जो एंडोस्केलेटन है वो असल में सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनसाइड। एंडोस्केलेटन provides supports, provide support to body, provide support to body को support provide करेगा inside, अंदर से, and also provides attachment site for muscles, for muscles। वैसे काफ़ी अजीब सी चीज़ है कि क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर मसल्स वगैरह कोई भी इतनी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो मसल्स को अटैच होने के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेगा, लाजमी करेगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं ना, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन की, तो इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ है स्क्लेराइड्स, स्क्लेरिड्स। ठीक है, क्या होता है? स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होता है कि असल में ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिए, ये आपको बता देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द स्क्लेरिड्स? SCLERITE, स्क्लेरिड। आपने कहना है कि जब एक्सोस्केलेटन की ना जो प्लेट्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज स्क्लेरिड? स्क्लेरिड इज एक्चुअल द स्क्लेरिड इज प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन, प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो स्क्लेरिड्स होती है ना, ये सम रीजन्स पर, कुछ हिस्सों पर बॉडी के अंदर वाली साइड की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। जब ये अंदर वाली साइड पर इन्वेजिनेट हो जाएगी ना, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स ये एपोडिमी बना देगी। क्या बना देगी? एपोडिमीज बना देगी। यानी कि जो स्क्लेरिड्स हैं जब ये अंदर की जानिब इन्वेजिनेट होते हैं तो ये बॉडी में एपोडिमीज बना देती हैं, और उसी एपोडिमीज को जब हम कलेक्टिवली कहते हैं दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? लेकिन उससे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। स्क्लेरिड से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है डियर फ्रेंड टर्गाइट। व्हाट इज टर्गाइट? और फिर दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का पूछा जाता है कि टर्गा और स्टर्ना में पूछा जाता है, लेकिन आप इसको याद रखें कि टर्गाइट एंड स्टर्नाइट। और एक तीसरी चीज भी होती है इधर जो कि बहुत ही कम पता होती है बच्चों को, दैट्स नेम इज द पेलूरा। क्योंकि ये दोनों फेमस हैं, टर्गाइट एंड स्टर्नाइट, लेकिन पेलूरा उतना ज़्यादा नहीं होता। अब डियर फ्रेंड्स, वो जो स्क्लेरिड्स हैं, वो जो एक्सोस्केलेटन के प्लेट्स हैं, अगर ये एक्सोस्केलेटन के प्लेट्स ना डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है, यानी कि जो एब्डोमिनल सेगमेंट है ना इंसेक्ट का, सपोज करें दिस वन इज एन इंसेक्ट, नीचे वाली साइड कौन सी इसकी साइड होगी? वेंट्रल। ऊपर वाली साइड होगी डॉर्सल साइड। तो अगर ये स्क्लेरिड्स डॉर्सल साइड पर मौजूद होंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज टर्गाइट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, टर्गाइट आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। तो पहला पॉइंट आ गया, डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। ये बात क्लियर होगी, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। सेकंड जो चीज होती है दैट इज अ स्टर्नाइट। टर्गाइट, फिर क्या आ गया? स्टर्नाइट आ गया। अगर हम स्टर्नाइट की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये काइटिनेशियस प्लेट्स होती हैं। स्टर्नाइट्स आर काइटिनेशियस प्लेट्स होंगी, और यानी कि काइटिन से मिलकर बनी होती हैं। और ये डियर फ्रेंड्स कहाँ पर मौजूद होंगी? आपने कहना है कि दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। अगर तो जो स्क्लेराइड्स हैं वो मौजूद होंगी वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी।
तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको डियर फ्रेंड्स नाम दे देंगे स्टर्नाइट का, यानी कि ऊपर वाली साइड पर होंगे तो नाम देंगे ट्रगाइट, नीचे वाली साइड पर होंगे तो नाम देंगे स्टर्नाइट, और अगर साइडों वाली मौजूद हुए, साइडों पे मौजूद हुई, यहाँ पे इस साइड पे या फिर इस साइड पे, यानी कि लेटरल साइड्स पर अगर ये मौजूद होते हैं तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ पेलूरा। तो पेलूरा कहाँ पर होगा, इट इज प्रेजेंट लेटरल साइड, यानी कि अगर स्क्लेरेट्स, अगर एक्सोस्केलेटन लेटरल साइड पर है तो हम उसको पेलूरा का नाम देते हैं। चलिए खैर वापस आते हैं अगेन एंडोस्केलेटन की जानिब। ये वैसे जो टर्म्स थी ये एक्सोस्केलेटन से ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको बता दिया। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने बात की स्क्लेरेट्स की, मैंने कहा जो स्क्लेरेट्स होते हैं वो असल में एक्सोस्केलेटन की प्लेट्स हैं। जब ये ना इंसेक्ट के अंदर कुछ रीजन्स बने या बॉडी के अंदर की जानिब इन्वेजिनेट हो जाते हैं, धंस जाते हैं, और इनके अंदर की जानिब धंसने से हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे कि वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को नाम देंगे एपोडिमिस का, EPODEMES, एपोडिमिस बना देंगे। अब ये जो एपोडिमिस होती है ना, जब हम इन काफ़ी सारे एपोडिमिस को कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन का। इसी को क्या नाम देंगे, इसी को डियर फ्रेंड्स हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन का। अब जो एंडोस्केलेटन होता है ना इंसेक्ट के अंदर, ये असल में दो तरह का होता है, यानी कि ये हालो भी हो सकता है और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सॉलिड्स हो सकता है। तो अगर तो ये होता है डियर फ्रेंड्स हालो, अगर तो क्या होता है हालो, तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे एपोडिमी का, EPODEMI, हालो के लिए एपोडिमी। और अगर ये सॉलिड होता है तो हम इसको नाम देंगे एपोफाइसिस का, एपोफाइसिस का नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर, एपोडिमी एंड एपोफाइसिस। एपोडिमी किसके लिए, हालो के लिए, और हालो एंडोस्केलेटन, और वो किस लिए, वो हमारे पास डियर फ्रेंड्स सॉलिड, सॉलिड एंडोस्केलेटन के लिए। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, अब डियर फ्रेंड्स ये जो अपेंडेजेस होती है ना, यानी कि जो बड़े हुए हिस्से, तो अपेंडेजेस असल किसे कहते हैं, बड़े हुए हिस्सों को अपेंडेजेस का नाम देते हैं। अब ये जो अपेंडेजेस होती है ना डियर फ्रेंड्स, इनको हम नाम देते हैं क्यूटिक्यूलर अपेंडेजेस। क्यूटिक्यूलर अपेंडेजेस क्यों कहते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्यूटिन से मिलकर बनी है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, क्यूटिक्यूलर अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। यानी कि डियर फ्रेंड्स जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस के ऊपर समटाइम जो बड़े हुए हिस्से अपेंडेजेस वगैरह मौजूद होती हैं, और वो जो अपेंडेजेस होती हैं वो आपको याद रखना है कि वो यूनिसेलुलर लेयर की फॉर्म में हो सकती हैं, और उनमें से चंद एक अपेंडेजेस का जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक जिक्र करते हैं डियर फ्रेंड्स सीटा का, SETA। अब सीटा के बारे में अगर पूछा जाए तो आपने कहना है जो सीटा होगा इट इज हेयर लाइक आउट ग्रोथ, सीटा इज हेयर लाइक आउट ग्रोथ, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होगी, और ये कहाँ से होगी, हेयर लाइक आउट ग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जो हेयर लाइक आउट ग्रोथ निकलेगी उसको क्या नाम देंगे, सीटा का नाम देते हैं। अब इसी तरह से दूसरी एक अपेंडेजेस जिसका नाम होता है स्केल्स, इसी तरह से क्लॉथिंग हेयर्स, स्केल्स, स्केल्स क्या होते हैं, जो फ्लैटेंड होते हैं डियर फ्रेंड्स, उनको क्या नाम देते हैं, स्केल्स का नाम देते हैं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को। इसी तरह से क्लॉथिंग हेयर्स ये प्रेजेंट्स होते हैं हनी बीज के अंदर, राइट। तो ये भी याद रख लें कि ये प्रेजेंट होंगे हनी बी में, और ये प्रेजेंट्स होंगे बटरफ्लाई के अंदर, एक तो प्रेजेंट होते हैं, और साथ में होते हैं डियर फ्रेंड ये मत्स के अंदर, हाँ मत्स उनमें मौजूद होते हैं। अब डियर फ्रेंड्स ये जो क्यूटिकुलर अपेंडेजेस हैं ये सेलुलर भी हो सकती हैं, नॉन सेलुलर भी हो सकती हैं। मैंने आपको मतलब स्टार्ट में समझाया सेलुलर और नॉन सेलुलर का, तो अब मैं लिख देता हूँ दैट कुड बी सेलुलर और नॉन सेलुलर। तो आपने ऑटोमेटिकली समझ आना है कि सेलुलर का मतलब क्या होगा और नॉन सेलुलर का मतलब क्या होगा। सेलुलर का मतलब कि अगर वो विद इन एसोसिएशन होती हैं, डायरेक्टली एसोसिएशन होती है एपिडर्मिस के साथ, तो वो सेलुलर है, और अगर वो एपिडर्मिस के साथ इन एसोसिएशन नहीं है तो हम उनको क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे दीज आर द नॉन सेलुलर क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। नो एपिडर्मल एसोसिएशन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एपिडर्मल एसोसिएशन। और ये जो होंगे डियर फ्रेंड्स नॉन सेलुलर, ये असल में बाहर वाली साइड्स पर होंगी, और नो डाउट अगर ये बाहर वाली साइड्स पर मौजूद हैं तो ये क्या होंगी, ये अटैच होंगी बॉडी के साथ, रिजिडली अटैच होंगी, रिजिडली अटैच टू बॉडी, बॉडी से बहुत ही रिजिडली क्या होंगी ये डियर फ्रेंड्स अटैच होती हैं। और डियर फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि वो ये है कि जो हमारे पास सेलुलर होती है ना, सेलुलर सेलुलर लेयर जो होती हैं, जो कि मैंने कहा कि ये एपिडर्मल के साथ एसोसिएशन में होती है, ये सेलुलर लेयर मल्टी सेलुलर लेयर होती है, मल्टी सेलुलर लेयर होती है।
अब मल्टी सेलुलर लेयर का मतलब ये होता है कि डियर फ्रेंड्स ये मुश्तमिल होती है समटाइम मूवेबल साइट्स में और इमूवेबल साइट्स के अंदर। मूवेबल साइट्स एंड इमूवेबल साइट्स। मूवेबल साइट्स और इमूवेबल साइट्स में डियर फ्रेंड्स एक सिंपल सिंपल एग्जांपल करते हैं और अपना लेक्चर जो है उसको कंक्लूड करते हैं। मूवेबल साइट्स में हम जिक्र करेंगे स्पर का, और इमूवेबल साइट्स में हम जिक्र कर लेते हैं स्पाइन का। वैसे मैं इन जनरल टर्म आपको बता देता हूँ कि स्पर बोलते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही होती है ना, यहाँ पर तो बोन्स का जिक्र ही नहीं है ना क्योंकि इंसेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको इन एक्चुअल समझाता हूँ जो स्पर और स्पाइन का कॉन्सेप्ट होता है। स्पर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पर दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं और वहाँ से जो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल स्ट्रक्चर होता है उसको नाम देते हैं स्पर का, और जो स्पाइन होती है वो असल में मूवमेंट में हेल्पफुल नहीं होती और हम उसको क्या नाम देंगे, स्पाइन का नाम देते हैं। सो होप सो डियर फ्रेंड्स आपने साथ के साथ इसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और इसके साथ साथ आपके जो टॉपिक्स हैं, ये लेक्चर्स जो हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या फिर कोई ऐसा टॉपिक आपको आ गया है आपके कंटेंट के अंदर, सिलेबस के अंदर, जो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना जल्द हो सकेगा आपको उसके ऊपर भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करें। तो जैसा कि हमने आपको पहले दिन से कहा था कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे नोट्स प्रोवाइड, इस बात में कोई शक नहीं है। तो आप काइंडली जैसे मर्जी कॉन्टैक्ट कर लें हमसे, इंस्टा पे कर लें, फेसबुक पे कर लें, व्हाट्सएप पे करिए, या फिर हमें सिंपल एक कमेंट सेक्शन में कर दें यूट्यूब के ऊपर। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।